हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने इस यूट्यूब चैनल काउंसलिंग एंड मोटिवेशन हब में आप सभी व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपको समझाएंगे कि जरूरत और इच्छा में क्या अंतर होता है। फ्रेंड्स, जरूरत वह चीज होती है जिसके जरिए हम जिंदगी को गुजारते हैं और इच्छा वह चीज होती है जिसके जरिए हम भगवान के द्वारा दिए गए इस अमूल्य जीवन को जीने का आनंद लेते हैं। जिंदगी को जीना किसे कहते हैं, यह शिक्षा हमको ऋतिक रोशन और कैटरीना कैफ की फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा से मिलती है, जहां पर हमको दिखाई देता है कि ऋतिक रोशन एक लॉन्ग बाइक राइड पर निकलता है और टमाटर की होली खेलता है। और मूवी के लास्ट सीन में जब ऋतिक रोशन और फरहान अख्तर को स्पेन का बुल फाइटिंग वाला सांड दौड़ाता है, तो उसको पता चलता है कि जिंदगी में किसी भी प्रकार का एडवेंचर ही हमको जीना सिखाती है, इस जिंदगी का आनंद लेना सिखाती है। आपने बचपन से फिल्मों में और बहुत सारे पुस्तकों में यह बात तो पढ़ा ही होगा और फिल्मों में देखा ही होगा कि रोटी, कपड़ा और मकान इंसान की मूलभूत जरूरत होती है। परंतु फ्रेंड्स, वर्तमान में इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हमारी जरूरत बन चुकी है जिसको हमको पूरा जरूर करना चाहिए। यहां पर मैं जितनी भी सारी जरूरतों के बारे में आगे बात करने जाऊंगा, उसके बारे में हमको यह पता चलता है कि आपकी जो भी जरूरतें हो वह पैसा से ही पूरी होती है। इसलिए हमको बहुत हिसाब किताब कर, सोच समझ कर पैसे खर्च करने चाहिए। परंतु फ्रेंड्स, जो सोच समझ कर, हिसाब किताब कर खर्च करना चाहिए, जो ये वाक्य है, इसमें मेरे को गौतम बुद्ध का एक स्टेटमेंट भी याद आ रहा है कि इंसान को मध्यम मार्ग का चुनाव करना चाहिए। मध्यम मार्ग के चुनाव से आशा ये है कि जब आपके पास भयानक गरीबी हो तो भी आपको बहुत ज्यादा भिखारीपन से नहीं रहना चाहिए, और जब आपके पास बहुत भयानक पैसा हो तो भी आपको पैसे को अंधाधुंध खर्च नहीं करना चाहिए, बल्कि जरूरत के हिसाब से खर्च करना चाहिए। परंतु फ्रेंड्स, हमको एक और बात याद रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने वर्तमान में खुशी मनाने और ऐश करने में भयानक पैसा उड़ा दिया है, तो भविष्य में आपके साथ ऐसे ना हो कि कल को भविष्य में आपके पास अपनी मूलभूत जरूरत को पूरे करने के लिए भी पैसे ना बचे। इसलिए फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो में मैं आपको सिखाता हूं कि आपको अपने जरूरतों और इच्छाओं के मध्य किस प्रकार से संतुलन स्थापित करके पैसे खर्च करना चाहिए। फ्रेंड्स, किसी भी स्थान पर रहना एक इंसान की मूलभूत जरूरत होती है, और इस रहने की जरूरत के लिए इंसान के पास पैसा रहना बहुत जरूरी होता है। परंतु फ्रेंड्स, मैं क्या देखता हूं, जो बहुत सारे इंसान हैं उनके पास पैसा रहता है तो भी अपने इस मूलभूत जरूरत पे पैसा नहीं खर्च करते हैं। अगर आपके जेब में पैसा नहीं है तो रहने के संबंध में आपकी जो मूलभूत जरूरत है उसके लिए आप खर्चा ना कर पाओ, समझ में आता है। फ्रेंड्स, मैंने अपने दैनिक जीवन में स्टेशन में कई बार देखा है कि जो उस इंसान का जो ट्रेन है रात को 2 बजे आने वाला होता है, लेकिन वह दोपहर 2 बजे स्टेशन पहुंच जाता है और ट्रेन का इंतजार करते रहता है कि रात को आएगा, रात को आएगा। फ्रेंड्स, 12 घंटा आप इंतजार कर रहे हो ना, उससे अच्छा तो आप ये होता ना कि 12 घंटे के लिए आप लॉज में रुक जाते और कुछ पैसा दे देते। फ्रेंड्स, ऐसा भी होता है कि मैंने रेलवे स्टेशन में बहुत सारे लोगों को पड़े हुए देखा है, और आप ये मत सोचिए कि इनके पास पैसा की कमी होती है। फ्रेंड्स, इनके जेब में पैसा रहेगा फिर भी अपने रहने की मूलभूत जरूरत के पीछे खर्चा नहीं करेंगे, 2 दिन 3 दिन स्टेशन में पड़े रहेंगे और जो दूसरी जरूरतें हैं, फालतू चीजें हैं, उसके ऊपर खर्चा कर देंगे। जैसे कि दारू पीना है, इस संबंध में खर्च कर देंगे। फ्रेंड्स, आप बताइए, आपको दारू पीने का मन है तो जरूर दारू पीजिए, लेकिन आपने रहने की जरूरत को तो पूरा कीजिए ना। रहने की जरूरत के लिए तो पैसा बचाइए ना, उसके बाद जाके आप दारू पीजिए। ना कि आपको ऐसा करना चाहिए कि कहीं आप रेलवे स्टेशन में 2 दिन 3 दिन तक पड़े हैं तो दारू पीते जाएं। फ्रेंड्स, आपको 2 दिन 3 दिन तक दारू पीना ही है तो सामने आप एक लॉज ले लीजिए, लॉज में जाके आप आराम से दारू पीजिए। फ्रेंड्स, अब खाने की बात करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने खुद देखा है, एक डॉक्टर है जो कि महीने का 80,000 कमाता है, फिर भी वह झोपड़पट्टी वाला जो होटल होता है ना, उसमें जाकर 30 रुपये 40 रुपये का मामूली सा घटिया खाना खाता है। फ्रेंड्स, आप अगर 80,000 कमा रहे हैं तो आपको तो स्पेशल 200-300 का खाना खाना चाहिए नहीं चाहिए, जरूर खाना चाहिए। फ्रेंड्स, यहीं पर हमको गौतम बुद्ध का जो स्टेटमेंट है वह याद रखने योग्य जरूरी होता है। वह स्टेटमेंट यह है कि इंसान को मध्यम मार्ग का चुनाव करना चाहिए।
अगर आपके जेब में बहुत भयानक पैसा है तो भी ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहिए, और बहुत कम पैसा है तो भी घनघोर गरीबी से रहना नहीं चाहिए। फ्रेंड्स, अगर वो उस डॉक्टर के बारे में जिसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, उसको वहाँ करना ये चाहिए ना कि 80,000 महीने का कमा रहा है और होटल में जाके उसको खाना खाना है, तो फ्रेंड्स आराम से 200-300 का खाना खाना चाहिए ना। अगर 200-300 के हिसाब से डेली खाना खाते भी जाए तो महीने में कितना खर्चा होगा? ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 खर्चा होगा, उससे ज़्यादा थोड़ी खर्चा होगा। या फिर होटल का खाने का तेरे को शौक नहीं है तो चुपचाप अपने घर में खाना बना, स्पेशल खाना बना। लेकिन फ्रेंड्स, ये कहाँ तक सही है कि आप महीने का 80,000 कमा रहे हैं लेकिन 30 रुपए वाला खाना खा रहे हैं, और तो और कभी कभी आप 30 रुपए भी बचाते हैं, भंडारा में जाके खाना खाते हैं। फ्रेंड्स, भंडारा गरीब लोगों के लिए बना हुआ है, एक डॉक्टर के लिए नहीं बना हुआ है। फ्रेंड्स, इसलिए याद रखिए, अगर आप एक डॉक्टर के रूप में एक बहुत बड़े अच्छे प्रोफेशन में अगर आप हैं और उसके बाद भी आप भंडारा में जाकर खड़े हो रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप गरीबों को हक को मार रहे हैं। फ्रेंड्स, भारत में गरीबी भयानक है। रेलवे स्टेशन के आसपास बहुत सारे भंडारे लगते हैं, मंदिरों के आसपास बहुत सारे भंडारे लगते हैं। आप वहां गरीबों को खड़े होने का मौका दीजिए, उन गरीबों के बीच में जाकर आप मत घुसिए। फ्रेंड्स, वहां पर तो होगा ये कि जहां एक तो आप गरीबों का हक मार रहे हैं उनके जगह पे खड़े होकर, और इसके साथ भी ये भी होगा, कोई अगर आपको खड़ा वहां पर देख लिया तो आपकी इज्जत की मिट्टी मिल जाएगी। कोई आपको बोलेगा, अरे यार तू इतना कमाता है, इतना भयानक पैसा कमाता है, फिर भी तू भंडारा में खड़ा था, तो फ्रेंड्स कितनी बेइज्जती होगी। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप भयानक पैसा कमा रहे हैं तो याद रखिए, भगवान के प्रसाद के रूप में कभी कभार एक टाइम भंडारा खा लो चलेगा, लेकिन आपको उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना है। फ्रेंड्स, आप उसके ऊपर डिपेंड ना होगा, अपने खुद का जेब का अपना पैसा खर्च करें, रहने के ऊपर भी अपने खुद का जेब का अपना पैसा खर्च करें, ना कि रेलवे स्टेशन में रात को सो जाए, बस स्टैंड में रात को सो जाए। मैंने एक बहुत बड़े वकील साहब को भी देखा है कि उनके पास पैसा भर भर के है, वो दूसरों को उधारी देने का काम करते हैं, लेकिन वो कहीं जब जाते थे तो वहां के बस स्टैंड में सो जाते थे और वहां के रेलवे स्टेशन सो जाते थे। फ्रेंड्स, आपको खुद बताना चाहूंगा कि बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन में वो लोग सोते हैं जिनके पास पैसे की कमी होती है। आपके पास पैसा अच्छा है तो आप अच्छा सा लॉज लीजिए, अच्छा सा लॉज नहीं ले सकते, अच्छा सा होटल नहीं ले सकते, तो एक सिंपल सा, एक साफ सुथरा रूम तो आपको जरूर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, अब कपड़ों के संबंध में हम कुछ बात करते हैं। फ्रेंड्स, कपड़ों के संबंध में जो मैं बात आगे करने जा रहा हूं, उससे पहले आपको लड़कियों के संबंध में एक बात जानना बहुत आवश्यक है। फ्रेंड्स, लड़की कितनी भी गरीब क्यों ना हो जाए, लेकिन आप याद रखिए, लड़की के पास कपड़े के मामले में गरीबी कभी नहीं होती है। और अगर कोई लड़की कपड़े के मामले में गरीब है तो आप उसको सचमुच गरीब मानिए। अगर कोई लड़की ऐसी है जो कि फटे पुराने कपड़े पहन रही है तो आप जरूर मान के चलिए उसके पास गरीबी है। नहीं तो फ्रेंड्स, मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है कि जो गरीब से गरीब लड़की भी होती है, भले ही वो सस्ता कपड़ा खरीदे लेकिन उसके पास कपड़ों की कोई कमी नहीं होती है। चलिए फ्रेंड्स, अब कपड़ों के संबंध में कुछ बात हम आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, आपको अच्छे और ब्रांडेड कपड़े जरूर पहनने चाहिए, यह मूलभूत जरूरत में शामिल होता है। फ्रेंड्स, यह मूलभूत जरूरत है, ना कि फिजूल खर्ची है। क्यों मूलभूत जरूरत है? क्योंकि कपड़ा इंसान की मूलभूत जरूरत होती है, और आप कैसे कपड़े पहनते हैं उससे एक इंसान आपके बारे में जज करता है कि आप अमीर हो कि गरीब हो। फ्रेंड्स, आप खुद देखते होंगे कि जो पुलिस वाले हैं, वो जो अमीर घर के लड़के होते हैं, अमीर घर की लड़कियां होती हैं, जो दिखने में अच्छे कपड़े पहने होते हैं, थोड़ा ठीक ठाक तरीके से रहते हैं, उनसे बदतमीजी से बात नहीं करती। लेकिन जो पुलिस वाले हैं, कभी उनका किसी गरीब से सामना हो जाए तो पुलिस वाले उनसे कैसे बात करते हैं? अबे रे बे, ऐसे बोल के, रे बे बोल के बात करेंगे, साथ में ना माँ बहन की गाली गलौज भी करेंगे। गरीब लोग के संग ऐसा ही होता है। फ्रेंड्स, पुलिस गरीब लोग को कैसे पहचानती है पता है? उनके कपड़ों से पहचानती है। उनके कपड़ों से पहचानती है कि कौन आदमी गरीब है और कौन आदमी अमीर है। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि किसी भी न्यू प्लेस पर, किसी भी न्यू जगह पर, या फिर किसी न्यू जगह के पुलिस के सामने आपके साथ एक अच्छा पढ़े लिखे आदमी तक बिहेव हो, तो फ्रेंड्स आपको अच्छे कपड़े जरूर पहनने चाहिए। अब फ्रेंड्स, अच्छे कपड़े की बात हो गई है तो आपके पास कितने कपड़े रहने चाहिए यह भी जरूर बताता हूं मैं। फ्रेंड्स, जो एक हफ्ता होता है, एक हफ्ता में 7 दिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स? तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक हफ्ता के 7 दिन के लिए, अलग अलग दिन के लिए अलग अलग कपड़े का चॉइस कर लीजिए।
माने कि आपका जो वार्डरोब है वहां पर 7 कपड़े अपने लिए मेंटेन करके रखिए। और वहां पर 7 कपड़े जो मेंटेन कर रहे हैं वो भी ब्रांडेड कपड़े होने चाहिए, अच्छे ब्रांड के होने चाहिए, अच्छे कपड़े होने चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यह आपकी मूलभूत जरूरतों में शामिल है फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कपड़ों के मामले में आप ओवर खर्च कब कर रहे हैं हम ये मानेंगे। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, लेकिन आप जब मॉल जाते हैं, कोई नए दुकान जाते हैं, वहां पर कोई अच्छा सा जीन्स, अच्छा सा शर्ट देखकर आपने पर काबू नहीं कर पा रहे हैं और आप उसको खरीदने का मन बना चुके हैं फ्रेंड्स, तो आप समझ लीजिए वहां पर आप फिजूल खर्ची कर रहे हैं। वहां पर ये आपकी जरूरत नहीं है, वहां पर ये आपकी इच्छा में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रेंड्स, याद रखिए, जो हफ्ता का 7 दिन है, हफ्ते के 7 दिन के लिए 7 अलग अलग कपड़े आपकी जरूरतों में शामिल है। लेकिन आपके पास 14 कपड़े, 15 कपड़े आपके पास अवेलेबल है, तो यह आपकी इच्छा में शामिल होगा, फिजूल खर्ची में शामिल होगा। फ्रेंड्स, अगर आप एक लड़की हो और मेरे इस वीडियो को सुन रहे हो, तो उस मामले में हम इसको अपवाद कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि लड़कियों का आदत होता है, उनके पास कपड़े लड़कों की तुलना में कुछ ज्यादा ही होते हैं। फ्रेंड्स, लड़कों के लिए मैं अगर यहाँ पर 7 कपड़े आपके लिए पर्याप्त है, जरूरत क्या है, तो मैं मान रहा हूं, तो लड़कियों के लिए मैं यह मान सकता हूं कि आपके पास 7 के डबल 14 कपड़े होने चाहिए। 14 से ज्यादा कपड़े अगर आपके पास है, तो आप समझ लीजिए कि आप अपनी चाहत पूरा कर रहे हैं, अपनी इच्छा पूरा कर रहे हैं, ना कि अपनी जरूरत को पूरा कर रहे हैं। फ्रेंड्स, चलिए अब हम यात्रा के संबंध में आपको कुछ बात करना चाहेंगे। मतलब कि आपको यात्रा में कितना खर्चा करना चाहिए, आपको घूमने फिरने में कितना खर्चा करना चाहिए, उस संबंध में कुछ बात करेंगे। फ्रेंड्स, अभी हम पहले लोकल सिटी बस जर्नी के बारे में कुछ बात करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पर्सनल खुद का वाहन नहीं है और आप लोकल सिटी बस में सफर कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स उसके भी कई कैटेगरी होते हैं। आप हो सकता है एसी बस में सफर करें, आप ये भी हो सकता है कि नॉन एसी बस में सफर करें। फ्रेंड्स, यह आपकी मूलभूत जरूरत है आपका किसी एक ही स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप पर्सनल कैब हायर करके कहीं जाना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके लिए एक शर्त है। शर्त यह है, आपकी इनकम अच्छी होनी चाहिए, तब जाकर आप अपने लिए कैब हायर कीजिए। नहीं तो फ्रेंड्स, जरूरत को पूरा करने के संबंध में इतना बात काफी है कि आपको एक ही स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना है, परंतु पहुंचने के संबंध में अगर आप पर्सनल कार, पर्सनल कैब का आराम खोज रहे हैं, तो यह भी आपका हक है, यह भी आपकी जरूरत में शामिल है। बस भी आपकी जरूरत में शामिल है, कैब भी आपकी जरूरत में शामिल है। लेकिन अगर आपके पास पैसे कुछ कम है, तो आप बस का उपयोग कीजिए, और पैसे कुछ ज्यादा है तो कैब का उपयोग कीजिए। यहां पर कैब भी आपकी जरूरत में शामिल है, बस भी आपकी जरूरत में शामिल है। लेकिन फ्रेंड्स, मैंने देखा है, जो इंसान का ये मूलभूत जरूरत है, यात्रा, कहीं एक जगह से दूसरी जगह आना, उसमें तक लोग 5-5 रुपए बचाने के चक्कर में आते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि मूलभूत जरूरत को भी लोग पूरा नहीं करेंगे। उसकी जेब में पैसा है कि अपनी मूलभूत जरूरत को ऑटो से, बस के माध्यम से पूरा कर सकता है। लेकिन मैंने क्या देखा है, 5 रुपए बचाने के चक्कर में, 10 रुपए बचाने के चक्कर में वह 1 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर पैदल चल देता है। फ्रेंड्स, आपके लिए वॉकिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज होता है, लेकिन वॉकिंग का भी आप अपना एक फिक्स टाइम रखिए। मॉर्निंग और इवनिंग एक फिक्स टाइम रखिए। डेली आप 1-1 घंटा वॉक कीजिए, लेकिन इस उद्देश्य से आप वॉक मत कीजिए कि आपको अपना पैसा बचाना है। फ्रेंड्स, 10 रुपए, 15 रुपए, 5 रुपए होता क्या है, लेकिन उसके चलते आप इतना दूर चलने का कष्ट कर रहे हैं। चलने का आपको कष्ट करना चाहिए, तो आपको तब कष्ट करना चाहिए जब आपके एक्सरसाइज का टाइम हो चुका है। इसलिए फ्रेंड्स, आप ओनली एक्सरसाइज के टाइम में चलिए, ना कि किसी भी समय में पैसे बचाने के लिए पैदल चले जा रहे हो। फ्रेंड्स, लोकल सिटी की यात्रा हो गई, बस की यात्रा हो गई, कैब की यात्रा आपकी हो चुकी है, तो चलिए अब हम आपके सामने रेल यात्रा की कुछ बात करते हैं। फ्रेंड्स, रेल यात्रा के संबंध में मेरी आपको यह सलाह है कि अगर आपको दिन में कहीं ना कहीं यात्रा करना है, आप केवल दिन कहीं जा रहे हैं और कहीं आपको जाना नहीं है, रात में सोने का आपको काम है ही नहीं, तो फ्रेंड्स, सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक, रात 9-10 बजे तक के आप जनरल कोच में यात्रा कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सोने का काम नहीं है ना, केवल बैठने का काम है। तो बैठने का काम है तो जनरल कोच में यात्रा करने में मेरे ख्याल से आपको कोई समस्या होनी नहीं चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए 24 घंटा का यात्रा है, तो 24 घंटा का यात्रा मतलब दिन से लेकर रात तक, सुबह 8 बजे से लेकर दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक का ऐसी यात्रा आपको रेलगाड़ी के स्लीपर क्लास में ही करना चाहिए।
क्यों करना चाहिए? फ्रेंड्स, सोना इंसान की मूलभूत जरूरत होती है और जनरल क्लास में आपको अच्छे से सोते बनेगा नहीं। लाइट लगातार चलते रहता है, ठीक है फ्रेंड्स, जो छत में लाइट होता है ना जनरल के, लाइट लगातार चलते रहता है। आपको सोने के लिए कोई जगह भी मिल जाए तो भी लाइट आपके फेस पर पड़ेगा, जिससे कि आपकी नींद बाधित होगी। इसलिए फ्रेंड्स, कुछ पैसे बचाने के लिए आप अपने महत्वपूर्ण नींद के संबंध में समझौता ना करें। फ्रेंड्स, नींद मूलभूत आवश्यकता होती है, इसलिए रेलगाड़ी में आप 24 घंटे की यात्रा करें तो आप स्लीपर क्लास में ही यात्रा करें। फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपकी यात्रा 24 घंटे से भी ज़्यादा हो रही है, 30 घंटा हो रहा है, 36 घंटा हो रहा है, 40 घंटा हो रहा है, तो फ्रेंड्स मेरा मानना है आपको एसी में सफर करना चाहिए। थर्ड एसी भी हो सकता है, सेकंड एसी भी हो सकता है, फर्स्ट एसी भी हो सकता है। फ्रेंड्स, 24 घंटे से ज़्यादा की यात्रा आपको थर्ड एसी में इसलिए करना चाहिए क्योंकि फ्रेंड्स जो लंबी यात्रा होती है उसमें आपको बोरियत महसूस होती है फ्रेंड्स, और लंबी यात्रा में आप स्लीपर में बैठे भी रहोगे तो भी आपको थकान महसूस होगी। इसलिए फ्रेंड्स, लंबी यात्रा में आपको अपना कंफर्ट देखना बहुत जरूरी होता है। और कंफर्ट आपका कैसे आएगा? आप थर्ड एसी में यात्रा करोगे तो वहां पर आपको स्पेशल कंबल दिया जाएगा, स्पेशल चादर दिया जाएगा, स्पेशल तकिया दिया जाएगा। और स्लीपर क्लास में जो भयानक भड़ा भड़ भड़ा भड़ भड़ा भड़ भड़ा भड़ आवाज आती है, इस प्रकार की आवाज आपको थर्ड एसी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास कुछ ज्यादा पैसा है तो आपको सेकंड एसी में भी यात्रा करना चाहिए। क्यों यात्रा करना चाहिए? फ्रेंड्स, सेकंड एसी भी फिजूल खर्चा नहीं है। अगर आप यात्रा में ज्यादा भीड़ भाड़ पसंद नहीं कर रहे हो तो थर्ड एसी की तुलना में सेकंड एसी में कम भीड़ भाड़ होगा, आपको बाथरूम जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। इसलिए फ्रेंड्स, आपके पास ज्यादा पैसा हो तो आप सेकंड एसी भी प्रीफर कर सकते हो फ्रेंड्स। लेकिन अगर आप एक कपल हो, अगर आप अपनी गर्लफ्रेंड के संग कहीं जा रहे हो, आप अपनी वाइफ के संग कहीं जा रहे हो, तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट एसी चॉइस करना चाहिए। क्यों चॉइस करना चाहिए? क्योंकि फर्स्ट एसी में पर्सनल आपको केबिन दिया जाता है जहां पे 2 बेड होते हैं। इसलिए फ्रेंड्स, अगर आप सिंगल हो तो आप फर्स्ट एसी के ऊपर खर्चा कर रहे हो तो यह फालतू खर्चा है। लेकिन अगर आप एक कपल हो तो फर्स्ट एसी आपकी जरूरतों में शामिल है, ना कि आपकी इच्छा और फिजूल खर्ची में शामिल है। फ्रेंड्स, अब आपको बताता हूं कि हवाई यात्रा किसके लिए होता है। फ्रेंड्स, हवाई यात्रा उनके लिए होता है जिनके लिए टाइम मनी होती है। फ्रेंड्स, आपको हवाई यात्रा तब तक नहीं करना चाहिए जब तक आप किसी दूसरे स्थान पर पहुंचकर कोई बहुत महत्वपूर्ण काम आपको अंजाम नहीं देना है। फ्रेंड्स, मान लीजिए कि अभी आप मुंबई में रह रहे हो और मुंबई से आपको दिल्ली जाना है। फ्रेंड्स, मुंबई से दिल्ली आप फर्स्ट एसी में भी जाओगे तो भले ही आपको आराम मिलेगा लेकिन जल्दी तो नहीं पहुंचोगे ना, मानते हो ना। लेकिन फ्रेंड्स, मान लीजिए कि दिल्ली में आपका कल दोपहर को मीटिंग है और मुंबई से आपको आज रात को या आज शाम को निकलना है, और अगर आप निकल नहीं पाए तो अगले दिन की मीटिंग मिस होने के चलते आपके पास से बहुत बड़ा बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट छूट जाए या फिर आपके बहुत हेवी मात्रा में आपका पैसे को लॉस हो जाए, तो फ्रेंड्स ऐसे समय में हवाई यात्रा आपके लिए एक मूलभूत जरूरत में शामिल है, ना कि आपकी इच्छा या फिजूल खर्ची में शामिल है। फ्रेंड्स, आप खुद बताइए, आपका जो दिल्ली में आपको कॉन्ट्रैक्ट मिलना है, आपको मान लो कि मुंबई से दिल्ली जा रहे हो, आपको 50,000 का प्रॉफिट होना है और आप 5,000 भी खर्चा कर दोगे और 5,000 खर्चा करने के बाद आपको 45,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो यहां पर हवाई जहाज, एरोप्लेन आपके लिए जरूरी होता है नहीं होता है? बिल्कुल जरूरी होता है। आपका टाइम बच रहा है, टाइम बचने के चलते ही आप पैसा कमा रहे हो और इसी के चलते आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। इसलिए फ्रेंड्स, हवाई जहाज आपके लिए तभी जरूरी है जब आपके पास टाइम का मूल्य हो। अगर आपके पास टाइम का मूल्य नहीं है फ्रेंड्स, अगर आप कहीं दूसरे जगह जाना चाहते हैं और कुछ देरी से भी पहुंच जाए तो आपको 1 रुपए का लॉस नहीं होने वाला है। तो फ्रेंड्स, आपके लिए रेलगाड़ी ही बेटर है। अब मैंने तो आपको समझा दिया है ना कि रेलगाड़ी के आपको जनरल में कब बैठना है, स्लीपर में कब बैठना है, थर्ड एसी में कब बैठना है, सेकंड एसी में कब बैठना है, फर्स्ट एसी में कब बैठना है, वो बात आप जरूर याद रखिए। फ्रेंड्स, चलिए अब हम आपके ऊपर कुछ मेडिकल खर्चों के बारे में बात कर लेते हैं। फ्रेंड्स, रहना, खाना और यात्रा के पश्चात मेडिकल का बिल बहुत बड़ा बिल होता है। फ्रेंड्स, मेडिकल में आपको कितने खर्च करना चाहिए वो आपको बताने जा रहा हूँ। फ्रेंड्स, अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो कुछ गवर्नमेंट जॉब ऐसे होते हैं जहां पर आपको मेडिकल फ्री में दिया जाता है।
बहुत अच्छे हाई फाई हॉस्पिटल में आपको इलाज की सुविधा मिलती है। फ्रेंड्स, ऐसे जगह पर आपको अपना मेडिकल खर्चा का चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसे की कुछ कमी है और आप अपना इलाज करवाना चाहते हैं, तो फ्रेंड्स ऐसे समय में आप सरकारी अस्पताल जाकर अपना इलाज करवाइए। क्यों? क्योंकि इलाज आपका सस्ता में हो जाएगा, आपका जो डॉक्टर से जो कंसल्टेशन लेना है वो आपका सस्ता में हो जाएगा। ऐसे नॉर्मल जो डॉक्टर से आप कंसल्टेशन लेंगे आपको दिखाने का, आपको जांच करने का, वहां पर आपका 300 रुपये खर्चा हो जाएगा। लेकिन आप सरकारी अस्पताल में जाएंगे तो ओनली 10 रुपये का एक पर्ची कटवाएंगे और डॉक्टर आपको चेकअप कर देगा और चेकअप करने के पश्चात आप गोली लिख के दे देगा। और गोली भी ऐसा होता है कि उस सरकारी अस्पताल में गोली भी फ्री में मिलता है। इसलिए आपके पास पैसे की कुछ कमी है तो फिर आप सरकारी अस्पताल में जाकर ही इलाज करवाइए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए आपके पास ऐसा है कि सरकारी अस्पताल में जाकर इलाज करवाऊंगा तो जो पर्ची कटवाने की लाइन में 15 गरीब आदमी हैं उसके बीच मैं कैसे खड़े रहूं, आप अगर ये सोच रहे हो तो फ्रेंड्स आपके लिए जो प्राइवेट डॉक्टर है, प्राइवेट अस्पताल है, वहां पर 300 रुपये कंसल्टेशन फीस देना ही आपके लिए सही रहेगा। क्यों सही रहेगा? क्यों इसलिए सही रहेगा क्योंकि वहां पर आप अपना एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाह रहे हैं। तो आप स्टैंडर्ड मेंटेन कीजिए, मेंटेन करने के लिए कुछ पैसा खर्च कीजिए, लेकिन जरूर खर्च कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपका इलाज एक मूलभूत जरूरत में शामिल है, ना कि आपकी इच्छा और चाहत में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन आप एक और बात याद रखिए, आपने 300 रुपये देकर डॉक्टर से कंसल्टेशन ले लिया है, उसके पश्चात आप एक चीज और याद रखिए कि आप ब्रांडेड दवाई मत खरीदिए। ब्रांडेड आप ना खरीदो तो सही रहेगा। क्यों सही रहेगा फ्रेंड्स? आपको ब्रांडेड इसलिए नहीं खरीदना है क्योंकि सेम एक टेबलेट जो कि काफी सस्ते में जेनरिक में मिल जाएगा और आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, तो सेम वही टेबलेट आप अगर ब्रांडेड में लोगे तो वही टेबलेट आपका ब्रांडेड में भयानक महंगा हजारों में भी जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल होता है कि एक जेनरिक दवाई जो 10 रुपए का एक स्ट्रिप मिलता है उसी का हम अगर ब्रांडेड लेने जाए तो बिल्कुल पॉसिबल है कि 100 रुपए 150 रुपए मिल सकता है। फ्रेंड्स, कैंसर की कुछ दवाई के संबंध में आपको बताना चाहता हूं कि उसके जो कीमोथेरेपी के कुछ कुछ जो प्रोडक्ट्स होते हैं, कीमोथेरेपी के कुछ कुछ जो दवाइयां होती हैं, वो अगर आप जेनरिक पे लेना चाहें तो 5,000 में मिलता है, लेकिन उसी को आप ब्रांडेड में लेंगे तो वहीं पर आपको वो दवाई 1-1 लाख भी पड़ेगा। इसलिए फ्रेंड्स, आप डॉक्टर के कंसल्टेशन के ऊपर खर्च कीजिए, वहां पर आप डॉक्टर को उसे ज्ञान का मूल्य दे रहे हैं। फ्रेंड्स, कंसल्टेशन में 300 रुपये खर्च करना कोई बुराई नहीं है, 500 रुपये खर्च करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन ब्रांडेड दवाई खरीदना जरूर बुराई है। दवाई में आप अपना खर्चा बचाइए। फ्रेंड्स, अब मैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूँ। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि ब्रांडेड दवाई भी आम आदमी के लिए महंगा है, लेकिन अमेरिका में रहने वाले किसी इंसान के लिए महंगा नहीं है, दुबई में रहने वाले किसी इंसान के लिए महंगा नहीं है। आपने मेडिकल टूरिज्म का नाम तो सुना होगा। फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि अगर आप अभी अमेरिका में रह रहे हो और अमेरिका से भारत अपने इलाज करवाना चाहते हो, इलाज करवाने के भारत आना चाहते हो, दवाई खरीदना चाहते हो, दवाई खरीद के ठीक होकर वापस आना चाहते हो, तो फ्रेंड्स कंफर्म मान लीजिए भारत में इलाज का खर्चा इतना सस्ता है कि अमेरिका से आप भारत आओगे, भारत से आप फिर वापस अमेरिका चले जाओगे तो भी अमेरिका में लोकल में रहकर इलाज करवाना आपके ज्यादा महंगा पड़ेगा, ना कि भारत में इलाज करवाना आपके महंगा पड़ेगा। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आपसे डिस्कस करता हूं। वह इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है? घूमना फिरना, ट्रेवल एंड टूरिज्म। फ्रेंड्स, अगर आपको लगता है कि ट्रेवल एंड टूरिज्म पर्यटन एक फिजूल खर्ची का सौदा है तो फ्रेंड्स कुछ कंडीशन में फिजूल खर्ची का सौदा कह सकते हैं, लेकिन कुछ कंडीशन में यह आपकी मूलभूत जरूरत भी है। फ्रेंड्स, फिजूल खर्ची कब है? जब आपके पास पैसों की कमी है और आप घूमने फिरने जाना चाहते हैं, वहां पर आप घूमने फिरने में भयानक पैसा खर्च कर रहे हैं, तो यह फिजूल खर्ची में शामिल है फ्रेंड्स। लेकिन अगर ऐसा आपके साथ है भी कि आपके पास पैसों की कमी है तो भी आप अपनी इस जरूरत को काफी अच्छे तरीके से पूरा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसों की कमी है तो फिर आपको करना ही चाहिए कि आप जहां पे रह रहे हो वहां पर लोकल 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर के एरिया में कुछ अच्छे टूरिस्ट प्लेसेस तो होंगे ना, कुछ मंदिर तो होंगे ना, कुछ पहाड़ तो होंगे ना, कुछ जंगल तो होंगे ना, कुछ स्पेशल मॉल वगैरह तो होंगे ना। आप वहां पे घूमने फिरने का प्लान कर सकते हो। आप हफ्ता में एक बार या फिर आप महीना में एक बार वहां घूमने फिरने का प्लान कर लीजिए। अगर आपके पास पैसे की कमी है तो भी आप इन सब जगहों पर घुमाई फिराई कर रहे हो तो यह
आपके जरूरत में शामिल होता है, ना कि इच्छा या चाहत या फिजूल खर्च में शामिल होता है। क्यों फ्रेंड्स? क्योंकि जब इंसान लगातार वर्क करते रहता है तो वर्क से उसको फ्रस्ट्रेशन होती है। फ्रस्ट्रेशन से उसको राहत कब मिलती है? जब वो किसी नए जगह पर जाता है, घूमता फिरता है, तो एक एडवेंचर की फीलिंग होती है, एक आनंद की फीलिंग होती है। इसलिए अगर आपको जिंदगी में आनंद बनाए रखना है तो जरूर घूमिए फिरिए। घूमना फिरना इस कंडीशन में आपके लिए एक जरूरत है। फ्रेंड्स, अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं किसी दूसरे जगह पर घूमने फिरने जाने के समय। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पैसों की कमी है, गरीबी भी है, तो भी फ्रेंड्स आप इतना तो मानते हो ना कि एक साल में इतना पैसा इकट्ठा हो जाएगा कमा कमा कर कि आप किसी नए जगह घूमने के लिए जा सको। बिल्कुल जा सकते हो ना। फ्रेंड्स, अगर आप गरीबी का भी सामना कर रहे हो तो भी साल में एक बार आपको किसी नए जगह पर घूमने के लिए जरूर जाना चाहिए। फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपके पास पैसा की कमी नहीं है तो फिर आप 3 महीने में किसी नए जगह पर घूमने जाइए। फ्रेंड्स, यहां पर मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि घूमना फिरना, ट्रेवल टूरिज्म, यह भी आपकी एक जरूरत है। यह फिजूल खर्च में शामिल नहीं है, इच्छा में शामिल नहीं है, जरूरत में शामिल है। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा आज का दिया हुआ ज्ञान पसंद है तो आप हमारे इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।